अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नई सुबह, एक नया अज़्म, बहुत सारी नई खबरें लेके हम हाजिर हैं। नए मौज़ूआत हैं, नई नई चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कशन में लेकर आएंगे। इसके अलावा बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, बहुत सारी नई बातें होंगी, कुछ पुरानी सियासी खबरें जिनमें नई डेवलपमेंट है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन डेली बेसिस की तरह आज हमारी कोशिश यही है फिर से कि आपके दिन का आगाज़ हो अच्छा, और दिन का आगाज़ अच्छा होने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करें। तो आज की अच्छी बात मैं आपके सामने रखती हूँ। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि परेशानी हालात से नहीं, ख़यालात से पैदा होती है। और ये हकीकत है कि हम इतना सोचते हैं कि जो हमारा अच्छा टाइम भी होता है ना, उसको हम बिगाड़ देते हैं, उसको हम एंजॉय नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखा करें, हमेशा अपने सोचने के अंदाज़ को पॉजिटिव रखें। जब आप अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो यकीन करें कि चीज़ें खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। अच्छा सोचने से मुश्किलात हल होती हैं, उनके रास्ते निकलते हैं, चीज़ें आपको डिग आउट करने का मौका मिलता है। लेकिन जब आप परेशानी में मुब्तला रहेंगे, नेगेटिविटी रहेगी आपके ख़यालात में, तो यकीन करें कि ना तो आपको परेशानी से निकलने का रास्ता मिलेगा और ना ही आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। आप अपना आज भी ज़ाया करेंगे और आने वाले कल को भी आप ज़ाया कर देंगे, यानी दोनों वक्त आप इंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा अच्छा सोचा करें, अच्छे ख्यालात रखा करें। टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं। इमरान खान के खिलाफ आज अदालतों में सुने जाएंगे 2 अलग अलग मुकदमात में अबूरी ज़मानत की मुद्दत ख़त्म हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर रखा है। तोशा खाना केस में नैब रावलपिंडी ने भी साबिक वज़ीर आज़म को अहलिया समेत आज बुला लिया है। इसके अलावा नून लीग की हुकूमत गिराने पर जनरल फैज़ हमीद को निशाने इबरत बनाया जाए। मरियम नवाज ने साबिक DG ISI के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दिया है। इसके अलावा जितनी भी सियासी सूरत हाल बनने जा रही है, बिकॉज आगे इलेक्शन है, क्या पार्टी जो है, कौन सी पार्टी जो है वो कितनी तैयार हमें नज़र आ रही है, इस सब पर हम तज्जिया लेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। हज पॉलिसी मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। PSL का मेला सजा हुआ है। कल का क्या ज़बरदस्त मैच था। हर जगह पर हम ये देख रहे थे कि मतलब अब होता है ना कि दिल थाम लेना और कह देना कि क्या ज़बरदस्त मैच खेला। लिटरली कल का वो मैच था। PSL का रिकॉर्ड तोड़ मुकाबला कल देखने में आया। कोयटा ग्लेडिएटर्स ने 241 रन का हदफ हासिल करके तारीख रकम कर दी। पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। तो प्रोग्राम में आगे चलकर हम क्रिकेट के हवाले से डिटेल में बात करेंगे। जो बाकी मैचेस रह गए हैं, टीमों की कारकर्दगी, किस टीम को अब ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, इस पर डिटेल में बात होगी। इसके अलावा प्रोग्राम में लाहौर की एक ऐसी माँ से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लेमन सोडे का स्टॉल लगाया। लेकिन बच्चों ने क्या किया, अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। क्या वजह थी कि बच्चों ने अपनी माँ को अकेला छोड़ा? माँ तो जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के बगैर तो घर अधूरा है। एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी हस्ती को अकेला छोड़ देना जिसके बारे में हमारा दीन हमें इतनी तालीम देता है, जिसके बारे में हमारा कुरान हमें सिखाता है कि उफ़ मत कहो, उस माँ को एज के इस हिस्से में अकेला छोड़ना जब उनको सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, जब माँ अपने बच्चों के लिए घर से बाहर निकल रही है और वही बच्चे अपनी माँ की कदर ना करें, तो मैं उन बच्चों को बदनसीब ही कहूँगी। और उन बच्चों को सिर्फ एक ही सबक हासिल करना चाहिए कि दुनिया मकफ़ाते अमल है। कभी भी अपने माँ बाप के सामने उफ़ ना करें, और अगर आपके माँ बाप आपको कोई काम कहें तो उसको हुक्म समझें। और ये जो माँ है ना, जिसकी मैं स्टोरी आपके सामने रखूँगी आगे प्रोग्राम में चल के, इनकी हिम्मत को सलाम है। इन्होंने नहीं देखा कि मुआशरे की तंग नज़री, इन्होंने नहीं देखा कि लोग क्या कमेंट्स करेंगे, इन्होंने नहीं देखा कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का सुकून सोचा, और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम में बात करेंगे स्किन के हवाले से। अक्सर हमने देखा है कि बच्चियाँ, लड़कियाँ परेशान हो जाती हैं कि जिस स्किन पे गैर ज़रूरी बाल हैं, इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। अच्छा, यह कभी कभी ऐसा होता है हार्मोन्स का इशू हो जाता है, कभी हमारा डाइट प्लान ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि जी सीज़नल, अब तो बहुत ज़्यादा ऐसा कहने लगे कि जी सीज़नल आपके बालों की जो ग्रोथ है वो सीज़न से भी रिलेट करती है।
कभी गर्मियाँ या सर्दियाँ, क्योंकि ज़ाहिर है आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, स्वेटिंग होती है, तो क्या मसला है ये? और क्या अगर एक दफ़ा आप लेज़र करवा लेते हैं फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए, तो क्या ये लेज़र देर बाद चलता है या फिर ये दोबारा से फेशियल हेयर्स आपकी स्किन पर आ जाते हैं? इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं जो हमने शामिल कर लिए, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे सियासी मैदान से खबर कि इमरान खान की 2 अलग अलग मुकदमात में अबूरी ज़मानत की मुद्दत हो गई है ख़त्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर रखा है। तोशाखाना केस में नैब रावलपिंडी ने भी साबिक वज़ीर आज़म को अहलिया समेत आज बुलाया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हाजिर होंगे या नहीं, तमाम नज़रें जमान पार्क पर जमी हुई हैं। पेशियों से पहले इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त भी दायर कर दी थी। तफसीलात सुहेल रशीद की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के दौरान मोहसिन शाह नवाज रांझा पर हमले के केस में इमरान खान की अबूरी जमानत की मुद्दत आज तक थी, जो खत्म हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI को आज दिन 3 बजे पेश होने का हुक्म दे रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से थाना संगजानी में दर्ज एहतजाज और हंगामा आराई के मुकदमे में भी इमरान खान की अबूरी जमानत आज तक ही थी। इमरान खान ने दोनों अदालतों में पेशी से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि मेरे आने से अदालती कार्रवाई तात्तुल का शिकार होती है, लिहाजा इस्लामाबाद की तमाम अदालतों में ज़ेर समाअत केसेज में वीडियो लिंक पर हाजिरी की इजाज़त दी जाए। इमरान खान की ये दरख्वास्त भी आज ही समाअत के लिए मुकर्रर है। मुबैना बेटी टारियान को जाहिर न करने पर नाअहली के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात पेश करने की इमरान खान की दरख्वास्त भी आज ही सुनी जाएगी। नैब रावलपिंडी ने भी तोशाखाना केस में इमरान खान को अहलिया समेत आज तलब कर रखा है। इतने बुलावों पर इमरान खान पेश होंगे या नहीं, सब नजरें जमान पार्क लाहौर पर जमी हैं। अच्छा जी, दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में पेश न होने का फैसला किया है। PTI मुशावरती इजलास में रहनुमाओं ने इमरान खान की सिक्योरिटी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। PTI रहनुमाओं का ये कहना है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी का यकीन दिलाया जाए तो खान साहब पेश हो जाएंगे। ये भी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट नहीं थी, ये डिस्कशन थी कि खान साहब जो हैं, उनके जो हामी हैं, उनका ये कहना है कि खान साहब को फुल प्रूफ सिक्योरिटी का यकीन दिलवाया जाएगा तो फिर खान साहब पेश होंगे। इसके अलावा इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब तलबी से कबल अहम पेशरफ डेवलपमेंट ये है कि एहतसाब ब्यूरो की तफ्तीशी टीम सऊदी वली अहद से मिलने वाली घड़ी की फरोख्त का सुराख लगाने दुबई पहुँच गई है। बिजनेसमैन उमर फारूक ज़हूर और वकील ने नैब हुकाम से मुलाकात की है, रसीदें और शवाहिद पेश किए हैं। नैब टीम ने घड़ी के असल होने की तस्दीक करने वाले स्टोर का भी दौरा किया है। अनमोल घड़ी की कीमत का तयन नहीं किया जा सकता, स्टोर मैनेजर ने तस्दीक कर दी है। सुहेल रशीद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सऊदी वली अहद से वजीर आज़म पाकिस्तान को तोहफे में मिली महंगी घड़ी दुबई में कैसे और किसको फरोख्त की गई, असल कीमत क्या थी और कितने में बिकी। नैब रावलपिंडी की तफ्तीशी टीम ने दुबई से अहम मालूमात इकट्ठी कर लीं। नैब ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर मोहम्मद रिजवान की सरबराही में नैब की 4 रुकनी तहकीकाती टीम दुबई पहुंची। घड़ी के खरीदार ताजिर उमर फारूक ज़हूर के घर के अलावा कुछ दुकानों का दौरा भी किया और अहम शवाहिद इकट्ठे किए। ताजिर उमर फारूक ज़हूर और वकील की नैब हुक्काम से मुलाकात हुई। सऊदी अरब से मिली घड़ी, अंगूठी और कफलिंग्स की तफसीलात ली गईं। ज़राए के मुताबिक उमर फारूक ज़हूर कीमती घड़ी नैब को दिखाने कौंसल खाने आए। घड़ी के साथ खरीदी तमाम अशिया की रसीदें और दीगर शवाहिद नैब को दिए। सबूतों की फराहमी के बाद दस्तावेजात पर दस्तखत भी किए। उन्होंने नैब तहकीकात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। नैब टीम ने दुबई में घड़ी के असली होने की तस्दीक करने वाले स्टोर का भी दौरा किया। स्टोर मैनेजर ने तस्दीक की कि इस अनमोल कीमती घड़ी की कीमत का तयन नहीं किया जा सकता। नैब ग्राफ काबा एडिशन घड़ी और दीगर तहाइफ फरोख्त की तहकीकात कर रहा है। घड़ी सऊदी वली अहद ने इमरान खान को बतौर वजीर आज़म पाकिस्तान तोहफा दी थी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर दिया है। एक इंटरव्यू में मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि इदारे अपनी बदनामी का बायस बनने वाले अफराद को सजाएं दें। नून लीग की हुकूमत गिराने पर फैज़ हमीद को निशाने इबरत बनाया जाए। उन्होंने साकिब निसार को कौम का सबसे बड़ा मुजरिम करार दिया।
मरियम नवाज का बड़ा मुतालबा। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि फैज हमीद नवाज शरीफ को सजा दिलवाने के लिए जज के घर गए। इदारे को ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुस्लिम लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर ने मुल्क की तबाही का जिम्मेदार साबिक चीफ जस्टिस को करार दिया। जनरल बाजवा से अपनी मुलाकात का भी बताया। मरियम नवाज ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, अपने दौर इक़्तिदार में इमरान खान जनरल बाजवा के गुण गाते नहीं थकते थे। मरियम नवाज का कहना था कि ऑडियो लीक से मुस्लिम लीग के खिलाफ साजिशों का भांडा फूट गया। अब बेंच बनते ही लोग जान जाते हैं कि क्या फैसला आएगा। अच्छा जी, सियासी मैदान से खबर ये भी है कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग 30 अप्रैल को होगी और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो वहाँ पर इंतखाबात की तारीख पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और इलेक्शन कमीशन हुकाम की जो मुलाकात हुई थी वो बेनतीजा रही। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए, फिर सारे मामले पे हम एनालिसिस लेंगे। पंजाब असम्बली के आम इंतखाबी असम्बली के 6 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन एक ही दिन होंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए 30 अप्रैल की तारीख मुकर्रर कर दी। 2 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 12 से 14 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। स्क्रूटनी की आखिरी तारीख 22 मार्च मुकर्रर, जबकि उम्मीदवार 5 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 6 अप्रैल को इंतखाबी निशान अलाट कर दिए जाएंगे। पोलिंग के लिए सदर मुमलिकत की जानिब से मुकर्रर करदा तारीख 30 अप्रैल रखी गई है। कौमी असम्बली की जिन 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे उनमें NA 22 मर्दान, NA 24 चारसदा, NA 31 पिशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब और NA 239 कुरंगी कराची शामिल हैं। ये नशिस्तें इमरान खान के डी नोटिफाई होने पर खाली हुई थी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख के हवाले से पेशावर में इलेक्शन कमीशन हुकाम और गवर्नर गुलाम अली की मुशावरत बेसूद रही। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक गवर्नर को बताया गया कि वो सूबाई असम्बली के इलेक्शन की तारीख देने के पाबंद हैं। गवर्नर का कहना था कि वो इस पर आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ हतमी मुशावरत करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तमाम तर सियासी मामलात पर मजीद डिस्कशन करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हैदराबाद के एक ऐसे नौजवान से जो फ़न मुसव्वरी में कमाल महारत रखते हैं। नौरोज़ एक ही वक्त में दोनों हाथों से स्केच बनाते हैं। नौरोज़ ने बाबा कौम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली खान और दीगर नामवर शख्सियात के खूबसूरत स्केचेस बनाए हैं। नौरोज़ अहमद ने ऑनलाइन बैनुल-अक़वामी मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है। नौरोज़ अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरोज़, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। नौरोज़, क्या ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कि कहीं से आपने सीखा या बचपन से ही शौक़ था? जी, देखा जाए तो ये शौक़ तो मेरा बचपन ही से था, लेकिन ये था कि जब हमारे मुल्क में कोविड आ गया, हम अपने घरों तक महदूद हो गए थे, तो मैं अक्सर घर पे ही रहता था। तो मैंने ये सोचा कि ये अपना कीमती वक्त ज़ाया करने के बजाय क्यों ना मैं किसी ऐसे हुनर को दूं जो मुस्तकबिल में भी मुझे काम आ सके। अच्छा। उसके बाद से मैंने यही किया, कुछ क्लासेस भी मैंने ज्वाइन की सीएड यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ सीखा। अच्छा, ठीक है। अच्छा नौरोज़, मुझे ये बताएं कि दोनों हाथों से स्केचिंग करना ये मतलब काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने फाइन आर्ट्स पढ़ा हुआ है तो मुझे अंदाज़ा है कि एक हाथ से स्केच करना बड़ा मुश्किल होता है। आपने शेड्स को बड़ा मद्देनज़र रखना होता है, किस हिस्से पे शेड आ रहा है, किस हिस्से पे शेड नहीं आ रहा, किस चीज़ को आपने पेपर पे उतारना है, किस चीज़ को नहीं उतारना। ये एक बहुत ज़्यादा बारीकी वाला काम है। दोनों हाथों से स्केचेस बनाना मुश्किल नहीं लगा कभी? देखिए, मेरा तो शुरू से ही इरादा यही था कि मुझे कुछ यूनिक करना है, यानी कि जो बाकी आर्टिस्ट करते हैं मुझे कुछ ना कुछ उससे हट के करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव यही था, मेरा गोल यही। बस इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। उसी के लिए फिर मैं मुसलसल मेहनत करता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अल्लाह जो है मुझे उसमें कामयाब कर रहा है। अच्छा नौरोज़, मुझे ये बताएं कि अब तक कौन कौन सी ऐसी फेमस शख्सियात हैं जिनके स्केचेस आप बना चुके हैं? जी, मैंने बाबा कौम, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसका मैंने स्केच बनाया। उसके अलावा हमारे जो मशहूर कॉमेडियन थे उमर शरीफ साहब, उनका मैंने बनाया। उसके अलावा मेरा टारगेट ये होता है
जो हमारे पाकिस्तान के हीरोज़ हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, मैं चाहता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए। अच्छा, तो आपकी इन स्केचेस की कहीं एग्जीबिशन भी हुई है? कहीं पे आपने इनको एग्जीबिशन के लिए रखा लोगों के सामने, लोगों ने पसंद किया? अगर पसंद किया तो क्या कमेंट्स थे? नहीं, देखा जाए तो अभी तक मुझे ऐसी कोई किसी गैलरी वगैरह से तो ऑफ़र नहीं आई। अच्छा। लेकिन ये था कि हमारे यूनिवर्सिटी में ही एक एग्जीबिशन हुई थी आर्ट की, तो वहाँ पे मैंने अपना जो है आर्ट वो एग्जिबिट किया था। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुझे अच्छे कमेंट्स आए थे और लोगों ने ये भी राय दी कि आप इसी को ही अपना प्रोफेशन बना लें। अच्छा नौरोज़, अक्सर ऐसा होता है हम अपने काम में बड़ी महारत रखते हैं, लेकिन कभी कभी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किल होती है। यानी क्या है, कोई एक ऐसा स्केच जिसको बनाने में आपको मुश्किल पेश आई हो, या थोड़ा सा आपको लगा हो कि नहीं ये स्केच तो बड़ा मुश्किल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, ऐसा कभी कोई स्केच बनाया है? जी, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। देखिए, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। बिल्कुल। जितनी हम गलतियां करेंगे उसी से उतना ज़्यादा हम सीखते भी हैं। तो ऐसे ही जैसे हमारे एक कौमी फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, अगर उनके देखा जाए तो आइज़ थोड़ी बिल्कुल ही वो सिमाल हैं और उनके फेस पे इतना कुछ वो नहीं है। तो उनको जब भी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे काफ़ी मुश्किल होती है। उनकी मैंने 2-3 दफ़ा बनाने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी तो नाकाम रहा हूँ। लेकिन ये है कि कोशिश मैंने छोड़ी नहीं, मुसलसल मैंने उसके जारी रखा हुआ है। इंशाल्लाह जल्द मैं उसको भी ऑन स्क्रीन लाऊंगा। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई ऐसी फेवरेट पर्सनालिटी जिसका आप चाहते हैं कि स्केच बनाए, खुद जाके उन्हें वो स्केच दें एज अ गिफ्ट? ऐसा मैंने बनाया भी हुआ है। अच्छा। जैसे इमरान खान का मैंने बनाया तो उसमें मुझे इंटरेस्ट है कि मैं उनको जाके खुद अपने हाथों से दूं। उसके अलावा हमारे जो हैं मुल्क के जो कौमी हीरोज़ हैं, मैं चाहता हूं कि जिनका भी मैं बनाऊं तो उन तक पहुंच जाए, तो मेरे लिए एक एजाज़ की बात होगी। अच्छा, मुझे बताएं कि जाहिर सी बात है प्रैक्टिस तो आप करते रहते होंगे, लेकिन आप के स्केचेस में मज़ीद निखार आए, मज़ीद बेहतरी आए, जैसे आपने खुद भी कहा ना कि गलतियों से इंसान सीखता है, तो मज़ीद बेहतरी के लिए क्या करते हैं आप? बिल्कुल, देखिए, मज़ीद बेहतरी के लिए यही होता है, इंसान जितनी कोशिश करेगा उतना ही उसके अंदर निखार आएगा। तो मैं अक्सर यही करता हूँ, जितना भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे अक्सर लोग आजकल क्या करते हैं कि मोबाइलों की तरफ ज़्यादा आ गए, कोई पबजी खेल रहा है, कोई सोशल मीडिया पे लगा हुआ है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अपना ये भी कीमती वक्त बचाकर क्यों ना मैं अपने काम को दे दूँ। तो मैं यही करता हूँ कि मैं ज़्यादातर मेरा जो वक्त है वो मैं अपने काम को देता हूँ। अच्छा नौरोज़, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर इतना मुश्किल काम है, फिर आपने अर्निंग भी करनी है और फिर आपके हाथ में एक हुनर है, इसी को ही आपने अपना ज़रिया मुआश बनाया होगा, तो क्या उतनी अर्निंग हो जाती है जितना आपने टारगेट सेट किया होता है? अर्निंग देखें, अगर हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो इस चीज़ को इतनी मेरे ख्याल से वैल्यू नहीं दी जाती। अगर हम किसी से मुआवजे की बात करते हैं तो अगले का रिस्पांस यही आता है कि इस चीज़ में आपका क्या जा रहा है। मतलब एक 5 रुपये का A4 का पेपर है, आप उसके ऊपर बना रहे हो, 10 रुपये की आपकी पेंसिल है, और मतलब 15 रुपये के बजाय आप हमसे 1000-1500 रुपये चार्ज कर रहे हो। तो ये बातें सुन के काफ़ी दुख भी होता है। कभी कभार तो ये भी ख्याल आता है कि इस मतलब काम को मैं साइड पे ही रख दूं। ओहो। तो ये जो मुश्किलात है ये काफ़ी देखनी पड़ती है। अच्छा, ठीक है, बेहद शुक्रिया नौरोज़, आप हमारे साथ मौजूद थे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात इसी तरह से आप खूबसूरत स्केचेस बनाते रहे। आगे बढ़ते हैं, और हमने ब्रेक पर जाने से पहले तमाम तर सियासी सूरत हाल आपके सामने रखी थी, खान साहब की पेशी के हवाले से भी, जिसके बारे में तलात यही है कि वो आज पेश नहीं होंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ का जो बयान था वो भी हमने आपके सामने रखा है। इलेक्शन के हवाले से भी बात होगी। तमाम तर सियासी सूरत हाल पर एनालिसिस लेने के लिए सीनियर एंकर पर्सन अंबर शमसी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अंबर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नया दिन, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम, और आपको भी बहुत गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा अंबर, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि खान साहब की पेशी के हवाले से तमाम नज़रें ज़मान पाक की जानिब जमी हुई है, क्या होगा, पेश होंगे नहीं होंगे, आप क्या कमेंट करेंगे? आपको लग रहा है खान साहब आज पेश हो जाएंगे या फिर से कोई एक हीला बहाना, जैसे सिक्योरिटी के हवाले से अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, इस तरह के कुछ बहाने या इस तरह के कुछ बयानात सामने आएंगे? देखिए, खान साहब ने ये तय कर लिया है कि वो अपनी मर्जी से अदालत जाएंगे। अब वो जब अदालत जाएंगे तो वो अपनी जो एक सड़क की ताकत है उसका मुजाहिरा करेंगे। जैसे हमने पिछली दफ़ा देखा था जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश हुए थे, उस वक्त भी चाह रहे थे कि वो कई पेशियां हैं वो एक ही जगह भी भुगते, और जहां उनको पेश भी होना था तो वो साथ ढेर सारे लोग ले गए थे जिन्होंने एक गेट भी तोड़ दिया था। तो एक तो ये तय है कि खान साहब अपनी मर्जी से जाएंगे। अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि खान साहब जब जाते भी हैं तो वो ये फैसला करते हैं कि उससे उनको सियासी फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या होगा। तो ये कहना मुश्किल है। मैं कहूँगी कि खान साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे। उनका अभी तक जो इस वक्त पैटर्न नज़र आ रहा है कि वो कम से कम जाने की कोशिश करें, और उसके बहाने कहूँगी कुछ बहाने हैं, कुछ नहीं है। देखिए, खान साहब अगर मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुए, वो एक वजह बताई जाती है। दूसरी तरफ उनको सिक्योरिटी खदशात हैं। इसमें ये मैं कह सकती हूँ कि एक कॉम्प्रोमाइज़ भी निकाला जा सकता है। अगर खान साहब वाकई अपने वोटर, अपने सपोर्टर, पाकिस्तान के लोगों को दिखाना चाहें कि कानून जो है वो उसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, और अदालत की भी इज्जत करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझती कि ये बहुत देर तक मामला ऐसे चल सकता है। बिलाखिर खान साहब को पेश तो होना पड़ेगा, और यही नज़र आ रहा है कि बार बार जो पुलिस भी जाती है फिर वापस आ जाती है, वो ये दिखाने की कोशिश रियासत और अदालतें और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी यही जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अभी तक हाथ हौला रख रहे हैं। आपको ये भी मालूम है कि जब अगर किसी सियासी रहनुमा को पकड़ना होता है तो फौरन गिरफ्तारी हो जाती है, फौरन हो जाता है। बिल्कुल अंबर, हमने वो वक्त भी देखा था कि सीढ़ियां लगा के घर के अंदर जो है वो उतरते हैं और फिर घर के अंदर से भी गिरफ्तारी मुमकिन बना ली जाती है। सो अगेन के हाथ हल्का रखा जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि खान साहब खुद पेश हो जाए। अच्छा अंबर, मुझे ये बताएं कि इस सिचुएशन में हम पीटीआई की सियासत आगे कहाँ देखते हैं कि पीटीआई की आगे सियासी पोजीशन क्या होगी? क्योंकि जाहिर है अब कोई बयानिया नहीं है, कोई ऐसा प्ले कार्ड नहीं है जो कि खान साहब खेलेंगे, कोई ऐसा तुर्क का पत्ता नहीं है जो कि खान साहब हमें फेंकते हुए नजर आएंगे। रोड की ताकत जो उन्होंने इस्तेमाल करनी थी, आवाम को वो बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन इसके अलावा मजीद खान साहब के पास क्या रह गया है या पीटीआई के पास क्या रह गया है जो अपनी सियासत मजीद वो आगे लेके चल सकते हैं? देखिए, ऐसे बिल्कुल एक वाज़े नज़र आ रहा था पिछले साल तक, जब तक वो चाहे आर्मी चीफ की तैनाती पर असरअंदाज हो सके। उनको लग रहा था कि जो उन्होंने सड़क गर्म रखी है, और मैं ये कहूँगी कि हम ये कह सकते हैं कि जो 2 मार्चेस जो ऐलान किए थे, जो जेल भरो तहरीक थी, वो उस तरह से कामयाब तो नहीं हुई, यानी कि वो मकासद हासिल तो नहीं हुए। वो पैगाम देना चाह रहे थे ख़ास तौर पर ताकतवर हलकों को, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, कि मेरे पास स्ट्रीट पावर है, मैं जल्दी इलेक्शंस चाहता हूँ, और मेरी मकबूलियत आप देखें, आप सड़क पर देखें, आप लोगों के घरों में देखें। और ये हम कह सकते हैं कि सर्वे गैलप का सर्वे आया है जिससे ये जाहिर होता है कि वो सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर है। लेकिन दूसरी तरफ आप इलेक्शंस, जो बाई इलेक्शंस के नताइज हैं, उसको भी मद्देनज़र रखें तो उनको मालूम है कि दिस इज़ द टाइम टू स्ट्राइक हॉट। अब जेल भरो तहरीक मेरी नज़र में एक आखिरी तक एक पत्ता खेलने की कोशिश की गई थी जिसमें वो प्रेशर डाल रहे थे। अब वो अदालतों की ये जो पेशियां हैं वो इस्तेमाल करें, मगर ये भी ऐसा जाहिर हो रहा है कि खान साहब के पास टैक्टिक्स हैं। ये टैक्टिक्स होती है ना, लेकिन स्ट्रैटेजी नहीं। क्योंकि उनकी वो जल्दी जो इंतखाबात चाह रहे थे, या असम्बलियाँ भी तहलील कर दी, वो भी उन्होंने सियासी फ़ायदा उन्होंने निगरान हुकूमत को और मौजूदा जो हुकूमत है उनको उनके हाथ में डाल दिया। अब मौजूदा हुकूमत जो है हर तरफ से आपको नज़र आता है कि वो अब आप देख लें खैबर पख्तूनख्वा की जो इंतखाबात है उसका अभी तक ऐलान भी नहीं हुआ। चले अदालत के हुक्म के तहत सदर साहब ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब की एक तारीख तो तय कर दी, लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा वहाँ तो नहीं हुआ। तो एक मज़ाहमत उस तरफ से भी आ रही है। तो यानी कि अब जो मौजूदा हुकूमत है, जो मैं
कहूँगी एक तरह से सियासी तौर पर कमज़ोर हुकूमत भी है, उसकी मकबूलियत भी महंगाई की वजह से कम हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास रियासती इदारे हैं, यानी कि मैं कहूँगी कानून नाफिज करने के वाले इदारे। एक आपके पास स्टेट की रिसोर्सेज होती हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैं कहूँगी कि जो तीसरा एक बड़ा स्टेक होल्डर है, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि हम कहेंगे जो अस्करी जो ताकतवर हल्के हैं, उनका कहना है कि हम न्यूट्रल हो गए, हम साथ नहीं देंगे। तो ये एक टेंशन जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपको इसी तरह नज़र आएगी, जहां खान साहब अपनी ये सड़क गर्म रखने की टैक्टिक्स को इस्तेमाल करते रहे, लेकिन एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी जब वो बात करने को तैयार थे, हालांकि बाद में उन्होंने तरदीद भी कर दी, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ से मैं मुलाकात नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ आर्मी चीफ कह रहे थे कि खान साहब ने उनको पैगाम भेजा था कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन वो न्यूट्रलिटी यानी कि वो एक तरफदारी नहीं जाहिर करना चाहते। तो खान साहब के पास क्या ऑप्शंस रह गए हैं, उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। ये 30 अप्रैल को जो पंजाब के इलेक्शंस होंगे, जो असेंबली के इलेक्शंस होंगे, उसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि वो उनकी मकबूलियत भी है और इलेक्शन भी जीत रहे हैं। लेकिन पर आगे इज द क्वेश्चन, क्योंकि ये भी मुतनाज़ा रहेंगे, खासतौर पर जब हम देखें कि डिजिटल सेंसस भी चल रहा है, पुरानी हल्का बंदियों के तहत ये इंतखाबात होंगे, तो ये मामला अदालत को फिर जाएगा। मैं कहूँगी कि ये जो अब ताकत है और जो खान साहब चाहते ना चाहते, ये मामला अदालत को ही जाएगा। और अदालत में भी, क्योंकि अब टॉप लेवल पे जब तब्दीली आएगी, जब हम सितंबर अक्टूबर के बाद देखेंगे नई चीफ जस्टिस भी आएंगे, तो वो शायद फ़ायदा जो खान साहब को वहाँ उनको एक एडवांटेज नज़र आ रहा था अदालत में, वो शायद खो बैठे। अच्छा, ठीक। अच्छा अंबर, अब ज़रा मरियम नवाज़ के इंटरव्यू के हवाले से बात करते हैं। पहले ज़रा मैं उस मुलाकात का जिक्र करना चाहूँगी, आपका कमेंट लेना चाहूँगी जो मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा कि उनकी जनरल बाजवा से एक मुलाकात हुई थी जब वो आर्मी चीफ बने थे, उस वक्त उनके हमरा उनकी फैमिली भी मौजूद थी। इस मुलाकात पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? बिकॉज़ काफ़ी पुरानी मुलाकात ये लगी, और यकीनन मुलाकात ऐसी नहीं होती कि आप सिर्फ मुलाकात करें, उस मुलाकात में कुछ बातें भी होती हैं और कुछ अहम सियासी मामलात पे भी डिस्कशन होती है। तो ये मुलाकात पे ज़रा कमेंट कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ फैज़ हमीद के हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ ने गुजरावाले के जलसे में खिताब किया था, तो उन्होंने 2 लोगों के नाम लिए थे जो वो समझते थे कि जिम्मेदार हैं उनकी हुकूमत को हटाने के लिए, और उसमें जनरल बाजवा साबिक आर्मी चीफ उनका नाम शामिल था। लेकिन मरियम नवाज साहिबा जब उन्होंने अपनी अब नए सिरे से अपनी कैंपेन शुरू की है, जिसमें वो जजेस के भी नाम ले रही है, मौजूदा हाजिर सर्विस, और इसके अलावा वो किरदार साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके हवाले से भी उनको भी जिम्मेदार ठहरा रही हैं। साबिक ISI की चीफ जनरल फैज़ हमीद, उनका भी नाम ले रही है, लेकिन जनरल बाजवा का नाम इस बार उन्होंने नहीं लिया। अब बात यह है कि हमें मालूम है कि जनरल बाजवा का खुद एतराफ़ है, चाहे वो कॉलम्स के ज़रिए हो या ख़ुद उन्होंने जो मुख्तलिफ लोगों से बात की है, एक खुलेआम हमें पता है कि वो कहते थे कि हम न्यूट्रल नहीं थे, यानी कि हमने साथ दिया, और इमरान खान साहब को हर तरीके से सियासी तौर पर इमरान खान साहब खुद एतराफ़ कर चुके हैं। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल ये है, तो इसमें कोई, मैं कहूँगी कि एक सरप्राइज़ नहीं है। हम बार बार जब देखते थे, और हम शायद इतने खुल कर बात भी नहीं कर सकते थे, जो सियासी रहनुमा एक तरफ से मज़ाहमत कर रहे थे जब इमरान खान साहब, यानी कि हाइब्रिड रजीम जिसको कहते हैं, जब बाजवा फैज़ और खान साहब का राज था, उस वक्त भी बात यही होती थी कि ये लोग खुफिया मुलाकातें भी करते हैं। तो मैं कहूँगी इसमें कोई सरप्राइजिंग चीज़ तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कि मरियम नवाज साहिबा का बाजवा साहब का नाम ना लेना, और एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो बाजवा साहब उनके बहुत ज़्यादा हामी भी रहे हैं, उनके हर तरीके से उनका सपोर्ट किया, पेट्रन जिसको कहते हैं वो रहे हैं, उनका कोर्ट मार्शल का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा बाजवा साहब पर खामोश हैं। तो आपको ये एक नज़र आता है कि शायद उनको क्या वजह नज़र आ रही है। आपको ये भी याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है, और ये बहुत जायज़ बात है, मुशर्रफ के कू के ख़िलाफ़ वो बहुत ज़्यादा, और ख़ासतौर पर जब 2013 में वो उनकी हुकूमत आई थी, उस वक्त भी वो चाह रहे थे कि अदालती कार्रवाई हो, जो बिलाखिर हुई। मुशर्रफ साहब पर गद्दारी का मुकदमा जो दर्ज भी हुआ था, और फिर उसका फैसला भी आ गया। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल में कि एक साबिक आर्मी चीफ को इस तरह से कानूनी कार्रवाई
का मुतालबा करना और इसको करवाना, वो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो एक मैं कहूँगी कि इससे आपको ये भी ज़ाहिर होता है कि शायद मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, ये इसमें जो एक आर्मी चीफ को आप कोर्ट मार्शल करवाने या मुतालबा करवाएं या मुलाकात करवाएं या उनके खिलाफ बोलें, वो शायद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के लिए मौजूदा सूरत हाल में मुश्किल लग रहा है। सही। अच्छा, लेकिन अंबर, जब हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा ने फैज़ हमीद का जिक्र किया, तो उसके बिल्कुल साथ ही राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान हमें जहन में रखना चाहिए, जिन्होंने कहा कि तहकीकात चल रही हैं, पेशरफ्त होगी तो मंजर आम पर आएंगे। अगेन वही बात है कि मुस्लिम लीग नून के लिए इस वक्त सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन जिन नामों का मुस्लिम लीग नून जिक्र कर रही है वो नाम छोटे नहीं हैं। भले से साबिक चीफ जस्टिस हो जाएं, जनरल फैज़ हमीद हो जाएं, या फिर बाजवा साहब का जिक्र हो, ये बड़े नाम क्या आपको लगता है आगे चल के मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? क्योंकि अगेन एक दफ़ा इन नामों पे तनकीद हुई और एक वक्त अब ऐसा आया जब मरीम नवाज साहिबा ने अभी खामोशी का रोज़ा रखा हुआ है, कुछ बोल नहीं रही। मरीम नवाज साहिबा हमेशा अपनी मर्जी से, कभी बहुत ज़्यादा एक जारहाना उनका अंदाज़ है, जब बोलती हैं तो जारहाना होता है, जब खामोश होती हैं तो फिर एक बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना, सन्नाटा सा छा जाता है। तो अब सवाल यही होता है कि फिर क्या मर्जी है। ज़ाहिर ये सियासी टैक्टिक्स ही होती हैं। इससे पहले भी मरीम नवाज साहिबा बार बार, आपको याद होगा जब अपोजिशन में भी थी तो जनरल फैज़ का नाम लेती थी। हाँ जी। आपको ये भी याद होगा कि मरीम नवाज साहिबा कहती है ताकत से। ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है जनरल फैज़ को हदफ बनाने की, मेरे ख्याल में कि कुछ हद तक एक रिस्क भी है। जो साकिब निसार साहब का भी नाम लिया, अदलिया के मौजूदा हाजिर जस्टिस का नाम लिया, ये एक रिस्क है क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने अपना एक बयानिया बनाना है। और उसमें मैं कहूँगी उनका क्या बयानिया, उनका बयानिया है कि हमारी हुकूमत यानी कि नवाज शरीफ की हुकूमत, ये ख्याल रखें कि मरीम नवाज साहिबा अपने आप को एक हद तक अलहदा रखती हैं मौजूदा शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत, यानी कि जो PDM की हुकूमत है, इत्तेहादी हुकूमत है, उससे अपने आप को अलहदा रखती हैं। उनका कहना है कि नवाज शरीफ को, और ये उनका कंसिस्टेंट बयानिया तो रहा है कि, और नवाज शरीफ खुद भी कहते हैं जब उन्होंने अपना GT रोड का जलसा किया था और हीरों के बात करते थे, वो इस वक्त खलाई मखलूक की बात करते थे, तो इनका तो रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमें किसने निकाला, वो बार बार इशारे देते हैं, कुछ नाम लेते हैं, कुछ नहीं लेते। इस वक्त जनरल फैज़ जो हैं, इससे पहले भी टारगेट पे रहे थे इससे, और ये रिस्क है। आप मौजूदा जस्टिसेज ऑफ द सुपीरियर हाई कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के, उनका नाम लें तो आपके हमने ये बात की कि बहुत सारे मामलात अभी भी सियासी तौर पर नहीं हल होंगे, अदालतों में हल होंगे, जिसमें आपके इलेक्शंस के मामलात हैं। दूसरी तरफ आप देखें कि आप एक ये भी रिस्क ले रहे होते हैं कि फ़ौज एक यूनिट होती है, फ़ौज अपने लोगों को अगर कुछ कार्रवाई होनी होती है वो अंदर ही करती है, वो सबके सामने नहीं होता। तो वो क्या, जो कार्रवाई का ऐलान किया था राना सनाउल्लाह ने, क्या ये किस हद तक जाएगी और उसका असर फ़ौज के अंदर भी क्या होगा, ये भी सवाल है। और क्या एक सियासी जमात जब ये मुतालबा करती है और ये मामला आगे चलता है, उनको पूरा रिस्क लेना पड़ता है। बार बार हमने देखा है कि ये रिस्क ज़्यादातर सियासी जमातों को ही, उनको नुकसान पहुंचता है। आगे देखते हैं। बिल्कुल अंबर, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। कहते हैं ना कि जब भी आप बयान दें या जब भी अपने मुंह से अल्फाज निकालें तो ये सोच लें कि इसके जो नताइज हैं वो कितने आपको भुगतने पड़ेंगे। अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे साथ में। ऐसी बाहिम्मत माँ से हमें आयशा अता मिलवाएंगी जो शौहर की वफ़ात के बाद लेमन सोडा बेचकर बच्चों की किफ़ालत करती रही, मगर बच्चे जब बड़े हुए तो ये कहकर उन्होंने अपनी माँ को अकेला छोड़ दिया। क्या मर्दों के बाज़ार में सोडा बेचती हैं? तनहा दुखी माँ की कहानी पहले आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं, फिर इस बाहिम्मत माँ से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मेरा नाम सायरा सुल्तान है, मैं ग्वाल मंडी की रिहायशी हूँ और मेरा मिशन है कि मैं मेहनत करके कमाऊँ। सर्दियों में वो सुपर सब्ज़ चाय लगाती हूँ, गर्मियों में मैं मिल्ट मार्गरीटा और लेमन सोडा लगाती हूँ। जब मैं 25 साल की थी तो मेरे हस्बैंड की डेथ हुई ना, तो मुझे लोगों ने कहा जी बड़ी मुश्किल लाइफ है, मेहनत करना अल्लाह को पसंद है और मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने बच्चों को ना पानी में चीनी डाल के मिक्स करके देती थी। 2-2 दिन भूखे हैं, यहाँ तक कि रमज़ानों में मैंने सिर्फ अफ्तारी में खजूर और वो पानी से रोज़ा खोलती थी और ढकती भी मैं पानी से थी। मेरे दोनों बच्चों में से एक बच्चे को लगा कि ये मैं गलत कर रही हूँ,
तो उन्होंने, उस बच्चे ने मुझे बोला कि ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड ये मेहनत करना या स्टॉल लगाना। जिम्मेदारी थी ये 3 बच्चों की कफालत करना, अगर उसमें से एक नहीं बना तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं या मेरा कोई कसूर नहीं, ये नसीबों में था। मेरे जैसी बड़ी ऐसी माएँ हैं जो दिल से अपने बच्चों की कफालत करती हैं, लेकिन उनको जो एंड पे सिले मिलते हैं ना, वो ऐसे मिलते हैं कि औलादें कहीं छोड़ के चले जाते हैं। बच्चा छोड़ के चला गया, उसके लिए मैं दुआ गो हूँ। मैं एक माँ हूँ तो मैं जाहिर है उसको अच्छी की दुआ दूँगी। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब सायरा सुल्तान यानी ये बाहिम्मत माँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का, ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माँ जी, आप बहुत सारी ख़वातीन के लिए एक मिसाल हैं, एक रोल मॉडल है। वो ख़वातीन जो सोचती हैं कि बहैसियत ख़ातून वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी जब ख़वातीन डाइवोर्स ले लेती हैं या उनके जो शौहर हैं वो वफ़ात पा जाते हैं, तो फिर उन्हें ये लगता है कि वो अब मुआशरे के रहमो करम पर है। लेकिन आपने ये सोचा नहीं, आपने हिम्मत की, आपने हौसला किया, आप आगे बढ़ी और मर्दों के मुआशरे में डट के मुकाबला किया। मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप अपनी कहानी मुझे बताएं कि कब ये सफ़र शुरू हुआ, किस तरह से शुरू हुआ, क्या क्या मुश्किलात आपने शुरू में फेस की। लोगों के कमेंट्स भी यकीनन आपने सुने होंगे। ज़ाहिर है आपको पता है जब शोहर चला जाए दुनिया से तो मुश्किलात शुरू हो जाती हैं साथ ही। तो लोगों की बात तो लोग तो बातें करते ही हैं, तो बाकी अल्लाह पाक आसानियाँ करे। और ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही शुरू हुआ। मियाँ की डेथ होगी तो फिर मैंने घर में गुजारा किया। मेरी माशाल्लाह एक अपनी दुकान है जिसका रेंट मुझे आता है। ज़बरदस्त। वो कुछ इतना नहीं था कि मेरा गुजारा हो सकता 2 बच्चों के साथ। तो फिर मैंने शुक्र अल्लाह का अपना स्टॉल लगाया अपनी दुकान के बाहर ही, मेहनत मजदूरी की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा फल भी दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि उसने बड़ा नवाजा मुझे, इज़्ज़त से भी और पैसों से भी। तो इज़्ज़त से मैं ज़्यादा खुश हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है कि मैं जितना अपने रब का शुक्र अदा करूँ उतना ही काम है। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा माँ जी, आप 25 साल की उम्र में आपने, अभी मैंने रिपोर्ट देखी, आपने कहा कि आपके शौहर का इंतकाल हो गया था जब आप 25 साल की थी। बच्चों की क्या एज थी? बच्चे तो बहुत छोटे होंगे। जी माशाल्लाह मेरा बेटा तो 1.5 साल का था, बेटी माशाल्लाह मेरी 4.5 साल की थी। तो छोटे छोटे थे, छोटे छोटों को परवाज़ चढ़ाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ा, बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लोगों की बातें, फैमिली की बातें, इधर उधर की बातें। तो खैर वो तो कोई मसला मेरे अकेली के साथ नहीं है, हर एक के साथ ही है। तो बंदा वही है कि जो इन सब बातों को सह जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना मजबूत बनाया हुआ है कि हर वक्त को मैं अच्छे तरीके से हैंडल करके चल पड़ती हूँ। तो बड़ी मेहनत से पाले मैंने अपने बच्चे, लेकिन मेरी बेटी को लगा कि 18 साल की जब वो होगी तो उसको लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। अच्छा। तो उसने कहा मामा ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं, आपका होगा, मेरा नहीं। मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने इस मेहनत पे बड़ी खुश हूँ, इसी से मैंने तुम लोगों को पाला, हर चीज़ की अच्छी तालीम दिलवाई, अच्छा मुआशरे में इज़्ज़त दिलवाई। सब पहचानते हैं मेरे नाम से, ये सायरा के बच्चे हैं, ये टीपू के बच्चे हैं। तो अगर आपको नहीं लगता कि ये आपका स्टैंडर्ड है तो आप बता दो, आपका जो स्टैंडर्ड है मैं वो कर देती हूँ। तो उसने कहा जी मेरे दाद के मेरा स्टैंडर्ड है। मैं कहा सो के ये भी घर वही है, वो भी घर वही है, दोनों में फ़र्क कोई नहीं है। वहाँ पे दादी हैं, यहाँ पे मैं हूँ, तो वो भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ। तो मैं कहा ठीक है, फिर आप क्या चाहती हो? उसने कहा मैं दादों के पास जाना चाहती हूँ। मैंने उसकी दादों को कॉल की, उनको कहा आके ले जाएँ इनको। तो वो ज़ाहिर है अपना बेटा खो चुकी हैं। मेरे मियाँ यंग थे जब उनकी डेथ हुई। अच्छा। तो उनकी जब डेथ हुई तो फिर एक माँ अपने जवान बेटा जैसे खोती है, ये तो वही दुख जानती है। अल्लाह किसी माँ को ये दुख ना दिखाए, आमीन। तो वो जब भी मुझे मिलने आती थी तो ज़ारों कतार रोने लग जाती थी अपने बेटे को याद करके। वो यही कहती थी कि जब भी मैं तुझे और इन बच्चों को देखती हूँ ना तो मुझे अपना आ जाता है। तो मुझे लगा कि अल्लाह पाक ने उनके लिए ये मरहम रखा था कि वो अपने बाप से भी बड़ी मिलती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, दादी भी माँ ही है, माँ से बढ़ के है बल्कि। तो मैं कहा ठीक है, कोई फ़र्क नहीं, ये भी घर वही है, वो भी घर वही, तुम कौन सा किसी गैर के पास जा रही हो जो मैं सोचने पे मजबूर हो जाऊँ, या मैं ऐसे काम करूँ कि जिससे तुम्हें भी तकलीफ़ हो, मुझे भी और दूसरों को भी हो। तो मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, दादों के पास जाओ। और माशाल्लाह उसकी दादो उसको बहुत प्यार करती है, माशाल्लाह वो अपनी लाइफ में बड़ी खुश है। तो बेटा आपके साथ ही होता है सायरा? तो अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने
फूलों की तरह ही रखा है, मेरे से ज़्यादा ही प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना पता। सही, लेकिन माँ से बढ़ के तो कोई प्यार नहीं कर सकता ना, क्योंकि माँ ने तो पैदा किया है और उस जैसी मोहब्बत तो उसका कोई नेमल बदल ही नहीं है दुनिया में। मुझे बताएं, मैं आपके बेटे के हवाले से पूछना चाह रही हूँ, वो आपके साथ ही होता है? वो माशाल्लाह मेरे साथ है और मेरे शाना बशाना है, अल्लाह उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बेटी को भी दे, उसको भी दे। लेकिन मेरा जो बेटा है वो माशाल्लाह मेरा बड़ा ताबेदार, बेटी जाने से ज़्यादा हो गया है। और मैं खुश नसीब माँ हूँ इस हवाले से कि मेरा बेटा मुझसे इतना प्यार करने लग गया कि मेरी सोच से ज़्यादा ही हो गया। और मैं इसमें अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि चले एक पे अगर उसने वो किया तो दूसरे में उसने मरहम भी तो लगाई है ना। और बेटे तो सारा वैसे मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि जब मुझ पे कोई मुश्किल आई है, परेशानी आई है ना, तो मेरे अल्लाह पाक ने मुझे बहुत प्यारा यानी कि इनाम दिया है, तो मैं उसका शुक्र अदा ही करूँगी। तो अल्लाह का शुक्र है, चलें अपनी मर्ज़ी से मैंने उसे भेजा, ये नहीं कि वो झगड़ के गई है या इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। दादी के पास ही गई, कौन सा किसी गैर के पास है। तो मैं एक टाइम पे सोचने पे मजबूर हुई थी कि जिनके लिए मैंने ये स्टेप उठाया, कि जिनके लिए मैंने कमाना शुरू किया, जिनके लिए मैंने कहा कि इनको अल्लाह इज़्ज़त दे, इनको कोई कभी इस चीज़ की कमी ना हो कि बाप नहीं है तो माँ ने हमें अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, बाप नहीं है तो माँ ने हमें सैली नहीं करवाई, बाप नहीं है तो माँ ने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, वगैरह वगैरह। इन सब बातों से मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पूरी दुनिया के सामने है, मेहनत करती हूँ, मजदूरी करती हूँ, बहुत अच्छा काम, ये मेरा हक भी है, राइट भी है। जी मैंने कहा बहुत मेहनती और बहुत अच्छा काम करिए, क्योंकि आप मेहनत से कमा रही हैं, किसी के आगे आपने हाथ नहीं फैलाया। अच्छा सायरा, जिस जगह पर आपका स्टॉल है वो है गवाल मंडी यानी अंदरूनी लाहौर, बड़ा रश वाला वो एरिया होता है, सारा दिन चहल पहल रहती है, इर्द गिर्द दुकानें हैं, करीब ही अनारकली बाजार है, फिर हम देख रहे हैं पुरानी अनारकली भी वहाँ पे सुबह के वक्त नाश्ते भी लगते हैं वहाँ पे रह के कमाना एक बड़ी जिगरे वाली बात है। मैं यही आपसे पूछना चाहती थी कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारा दिन हम मर्दों की रेल पेल देखते हैं, कि वो मर्दों वाली हमें जगह नजर आती है, कि वहाँ पे आपको दूर दूर तक कम ही कम खवातीन नजर आती हैं, जो कि बाहर शॉपिंग के लिए निकली हो, शायद ऐसी खवातीन होती होंगी। तो मुझे ये बताएं कि उस जगह पर खड़े होके लेमन सोडा सेल करना या सर्दियों में चाय वगैरह सेल करना एक बहुत चैलेंजिंग काम है। तो आपने इस चैलेंज को किस तरह फेस किया? क्योंकि ये तो घर की बात हो गई, लेकिन बाहर सोसाइटी से भी लोगों के कमेंट्स मिलते हैं, लोग बातें करते हैं, वो आपने किस तरह फेस किया? मैं आपको एक बात बताऊं, लोग तो बातें हर जगह ही करते हैं। आप घर में भी बैठ जाओगे जब भी बातें करेंगे, आप मसले पे भी बैठ जाओगे जब भी बातें करेंगे, आप मसले पे नहीं भी बैठोगे जब भी बातें करोगे। तो इनका काम ही बातें करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की बातें सुन के जीना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने अपना पेट भी भरना है, अपने घर को इज़्ज़त से चलाना है, बिल वगैरह आते हैं, जो महंगाई हो गई है उसका भी सारा कुछ देखना है। तो मुझे कभी किसी ने इस तरह का कमेंट्स नहीं किया कि मुझे हो कि हाँ इसने मुझे क्या कह दिया। माशाल्लाह बहुत लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे मोहल्ले वाले हो गए, मेरे इर्द गिर्द हो गए, सब ऐसे हैं कि आप यकीन नहीं करेंगी, अभी मैं 2 माह हो गए मैंने छुट्टियां की हुई हैं, सब इतनी मेरी फिक्र करते हैं कि खैरियत है, क्यों नहीं आ रही ये वो। तो मैंने कहती बस तबीयत ठीक नहीं है, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आऊंगी। आपको सायरा अल्लाह पाक सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप इसी तरह से मेहनत के साथ अपना काम करती रहें, अपने बच्चों को पालती रहें। जी जी, आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, तो मैं तो मौसम के हिसाब से काम करती रहती हूँ। मुझे जहाँ नज़र आता है कि ये मेरा काम अब मुझे वो सब कुछ नहीं दे रहा, तो मुझे चेंज कर लेना चाहिए, तो मैं मौसम के लिहाज से चेंज करती रहती हूँ। दाल चावल भी लगा लेती हूँ, अंडा टिक्की भी लगा लेती हूँ, बर्गर भी लगा लेती हूँ। बल्कि मेरे कस्टमर मुझ पे हंसते हैं, आंटी अभी तो ये लगा हुआ था, अब ये क्या? मैं कहा सरप्राइज। तो वो भी बड़े खुश होते हैं इन चीज़ों को देख के कि आंटी कुछ ना कुछ करती रहती है। चले सायरा, जब मैं लाहौर आऊंगी ना, मैं आपके स्टॉल पे जरूर आऊंगी और उस वक्त सीजन के हिसाब से जो भी चीज होगी वो मैं जरूर टेस्ट करूंगी। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया हमारी। आप एक ऐसी मिसाल है कि बहुत सारे लोग आपसे सीखेंगे, बहुत सारे लोगों ने आपसे सीखा होगा, और वो खवातीन जो समझती हैं कि शायद मियाँ के चले जाने से या बेटा नहीं है, हम अकेले हो गए हैं, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। सायरा उनके सामने एक मिसाल है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर ये है कि बैरून मुमालिक में मुकीम जराइम पेशा अफराद इश्तिहारियों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस का एक्शन। शक्करगढ़ में भी ज़िले पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, और इस हवाले से मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ जावेद, जो इस वक्त DPO के हमरा मौजूद हैं। जी काशिफ, क्या कहना है? इस वक्त DPO नारवल राना ताहिर रहमान खान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कितने मुल्ज़मान बैरून मुमालिक में पनाह ले रखे हैं और अब तक क्या कार्रवाई इनकी जानिब से अमल में लाई गई है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब की डायरेक्शन के मुताबिक हम जो
ऐसे मुलजमान जो बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारे ज़िला नारोवाल में वो 18 मुलजमान अभी तक हैं और उनमें से हमने अभी तक 7 के रेड नोटिस ले लिए हैं। 2 की एक्स्ट्राडिशन का ट्रीटी का जो हमारा प्रोसेस है एक्स्ट्राडिशन का वो भी मुकम्मल कर चुके हैं और बाकियों के ऊपर हमने प्रोसेस सारा मुकम्मल कर लिया है और मुतल्लिका अदारों के उसको हम फॉलो अप कर रहे हैं। इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि हम जो अदर दैन दीज पीओज़ हैं, जो हमारे ज़िले के बाकी पीओज़ हैं, उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्रीज़ ले रहे हैं और उनमें से भी अगर कोई बाहर चले गए हैं तो उनको भी हम इंशाल्लाह ट्रेस आउट करेंगे और पकड़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये तो थे DPO नारोवाल, जिनका ये कहना था कि बैरून मुल्क में पनाह लिए हुए मुलजमान चाहे कितने भी बासर क्यों ना हो, उनको जल्दा जल्द गिरफ्तार करके कानून के शिकंजे में लाते हुए मदइयों को इंसाफ फराहम किया जाएगा। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्किन बड़ी प्यारी है, चमक रही है और हर लड़की का ये ख्वाब होता है। अच्छा, चमक रही है, प्यारी है, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अक्सर सोते हुए बहुत सारी लड़कियाँ ये ख्वाब देखती हैं कि उनकी स्किन पे कोई निशान नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई फेशियल हेयर्स नहीं है। लेकिन अब जो वक्त चल रहा है उसमें हमारी डाइट मुझे लगता है कि ऐसी हो गई है कि फेशियल हेयर्स का आना हमारे चेहरे पे एक आम सी बात है और अक्सर ख़वातीन अपने चेहरे पर गैर ज़रूरी बालों से परेशान रहती हैं। जान छुड़वाने के लिए डिफरेंट जतन करती रहती हैं, टोटके भी कर रही होती हैं, कभी लेज़र्स के थ्रू भी जो है वो इन बालों को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। लेकिन परमानेंट इन बालों से किस तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अमरीन रोशन इस वक्त मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल मैंने देखा है कि टीनेजर्स में भी ये बहुत हो गया है कि जी फेशियल हेयर्स हैं और आप फेशियल हेयर्स को छुपाने के लिए या तो ब्लीच कर लेते हैं या आप वैक्सिंग करवा रहे होते हैं या थ्रेडिंग करवा रहे होते हैं। ये क्या तरीके सही है? देखिए, हमने भी ये किया जब हम छोटे थे तो हमें भी नहीं पता था, हमने भी ये किया। पर लास्ट 20 ईयर्स से जब से ये लेज़र्स आए हैं तब से अक्सर हमने देखा है, मतलब हमने अब देखा है कि बच्चे अब वैक्सिंग पे जाते ही नहीं हैं। दे डोंट गो फॉर वैक्सिंग के दर्द होता है। लेज़र्स इतने इजी हो गए हैं, पेनलेस हो गए हैं, तमाम लेज़र्स ऐसे हैं जिनमें पेन ही नहीं होता। तो बच्चे वैक्सिंग और थ्रेडिंग को मतलब वो स्किप करके लेज़र्स पे आ गए। अच्छा, लेज़र करवाना क्या सेफ़ होता है? डिपेंड करता है कि बहुत सारे लेज़र्स हैं, बहुत सारे लेज़र्स हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा लेज़र करा रहा है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि दे आर डिफरेंट कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स, तो हमें नहीं वी नो कि आई कांट से कि अमेरिकन ही बेस्ट हैं। अमेरिकन हैं, कुछ कोरियन हैं, कुछ चाइनीज़ हैं, कुछ चीपर हैं प्राइस में। अमेरिकन जैसे बहुत एक्सपेंसिव हैं, हर डॉक्टर नहीं अफोर्ड कर सकता। इवन कोरियन आर वेरी एक्सपेंसिव। तो पर मैं ये मानती हूँ कि इवन अगर चाइनीज़ भी हैं तो अगर आप उसको एक प्रॉपर स्ट्रेंथ पे रख कर, एनर्जी पे रख कर करोगे जो उस पर, तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अच्छा, इसकी सेटिंग्स होती है, डिपेंड कि आपकी हेयर ग्रोथ कितनी थिक है। बिल्कुल, इसकी सेटिंग्स होती हैं डिपेंडिंग ऑन एवरी पर्सन। हर इंसान अलग है। जैसे किसी को 6 to 8 से यूजुअली 6 to 8 सेटिंग्स होती हैं। पर कुछ लोगों को, जैसे किसी औरतों को कभी PCOS का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, तो उनको मल्टीपल हो जाते हैं, कोई काउंटिंग ही नहीं है फिर। अच्छा। करते रहो। अच्छा, एक दफ़ा आपने 6 से 7 सेटिंग्स करवा ली, उसके बाद ख़त्म, दोबारा ग्रोथ नहीं होती, ये गारंटी है? अच्छा, नहीं, बाल कभी भी लाइफ में नहीं जाएगा। ओके। सबसे पहले मैं पेशेंट्स को बताती हूँ कि हेयर इज़ नॉट गोना गो फॉरएवर। ओके। 10% ऑफ योर हेयर विल ऑलवेज रिमेन विथ यू। 10% का बाल रहता है, पर वो ये होता है कि आपने 8 सिटिंग्स ले ली, फिर हर 3 महीने बाद आप एक टचअप करवाते हो। पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको 3-3, 4-4 महीने तक बिल्कुल बाल नहीं आता, पर हम ये कहते हैं कि 10% बाल रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ही कहते हैं कि आपकी डाइट ऐसी है, चूँकि आजकल हम चिकन बहुत खाते हैं। जी बिल्कुल। आजकल हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं, तो कहते हैं जी कि आपकी डाइट ऐसी जिसकी वजह से बहुत ही छोटी उम्र में फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल हकीकत है, ये सब हमारे इंटेक से है। जिस तरह का हम खाएंगे उसी तरीके का हमारे चेहरे पे आएगा। व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ कि जो हम जिस तरह का खाना खाते हैं, जो हम अज्यूम करते हैं, उसी तरह चेहरे की भी आप देखें मेंटेनेंस बदलती जाती है। काफ़ी ऐसे लोग हैं जो जंक फूड पे हैं, सिर्फ वर्किंग पर्सन है, दे कांट हैव घर का खाना। जैसे घर के लोग, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो घर का खाना खा ही नहीं पाते। वो कहते हैं हम सेट्स पे हैं। काफ़ी मेरी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं जो कहती हैं अमरीन हमें 1 वीक तक खाना खाने को नहीं मिलता घर का, तो जो मिलता है हम वो खाते हैं। उसमें आपका स्किन बहुत रिलेट कर जाता है। अगर आप घर से ही अपना अच्छा ब्रेकफास्ट करके निकल जाओ, कुछ फ्रूट्स, कुछ जूस अपने इंटेक में रखो, आप देखो पानी के साथ बहुत फ़र्क पड़ता है। पानी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर लाइफ। पानी, जितना ज़्यादा पानी आप पियेंगे, आपकी स्किन चाहे आप धूप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, इंडोर हो आउटडोर हो,
पानी बहुत बड़ा इफेक्ट पहुंचाता है। ओके Yes. अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या वैक्सिंग चेहरे के लिए बेहतर होती है या स्किन आपकी उससे लूज़ हो जाती है, लटकना शुरू हो जाती है? देखिए, ये भी डिपेंड इस तरह करता है कि काफ़ी लोगों का स्किन इतना टाइट होता है नेचुरली कि उनको वैक्सिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पर काफ़ी लोगों का जिनके चीक्स थिक हैवी होते हैं उनको यूजुअली वैक्स कराने से, आप देखें जिनके पास ज़्यादा फैट है फेस में, उनकी डबल चिन आ जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि स्किन जो एक झटके से जो वैक्स होता है ना, इससे स्किन लूज़ होती है। पर अगर नॉर्मली आप अगर बॉडी पे कहीं करना चाहो तो आई डोंट थिंक सो कोई हार्म है, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। हर चीज़ का एक लिमिट अगर आप रखो तो नुकसान नहीं है। मैं अक्सर जैसे बच्चियाँ आती हैं 13-14 साल की, मैं उनको कहती हूँ सेव योर मनी। सिर्फ कुछ ऐसे पार्ट्स जैसे फेस है जो मैं कहती हूँ रिस्क ना लो, तो आप लेज़र कराओ, बाकी पार्ट्स आप वैक्स करा सकते हो। हर चीज़ हो सकती होती है, बस हर चीज़ की एक लिमिट हो। काफ़ी बच्चियाँ कहती हैं कि हम 15 डेज़ में वैक्स कराती हूँ, दिस इज़ हार्मफुल। हाँ, क्योंकि जाहिर है उतनी तो ग्रोथ 15 दिनों में आपके बालों की हो ही नहीं सकती कि आप दोबारा वैक्स के लिए चले इवन जाते अगर हम लेज़र करते हैं 15 दिन में तो भी बर्न का खतरा है। काफ़ी ऐसे PCOS पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर अमरीन आप मेरी बेटी का लेज़र कर दें, वरना 3 दिन में वो घर में रेज़र उठा कर मार देती है। अच्छा, कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे बुलिंग होगी, कि लोग कहेंगे बाल आ गए, मूछें आ गई। लड़कियों के साथ ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स है, छोटी बच्चियों के साथ। तो मैं उनको कह देती हूँ कि वंस इन अ मंथ तो मैं उनके लेजर्स करती हूँ जैसे वो आते हैं। बीच में उनको जब भी ज़रूरत हो दे कैन वॉक इन, आई डोंट चार्ज फॉर दैट ऑल्सो। पर इस तरह की सर्विस रखी हुई है मैंने कि भाई बच्चों आप लोगों ने घर में रेज़र नहीं करना, कम टू कैवियर मेरे मतलब अपने क्लिनिक में, और मैं आपको एक शॉट कर दूँगी। पर थोड़ा सा शॉर्ट करके उनको भी सेटिस्फाई हम कर देते हैं कि ताकि वो घर में रेज़र ना करें। सही है, ठीक है। डॉक्टर साहब अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ आपको अपनी डाइट से हटा देना चाहिए कि आप इन बालों से बच सकें। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। चले जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे फेशियल हेयर्स के बारे में। चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहबा बता भी रही थी हमें कि बच्चियां जो हैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं कि अच्छा स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है तो लोग मजाक उड़ाएंगे। मुझे ये बताएं डॉक्टर साहबा कि हमारी डाइट अब ऐसे, जैसे आपने कहा ना कि हमें हफ्तों खाना नहीं मिलता, हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम अपनी अम्मी के घर जाते हैं या अपनी ससुराल जाते हैं तभी घर का खाना हमें मिलता है, वरना हम भी बाहर के खानों में चलते हैं। तो आपको अपनी डाइट से क्या निकाल देना चाहिए कि आप एटलीस्ट किसी हद तक महफूज रहें? एक्सेसिव ऑयल, जब एक्स्ट्रा ऑयल जब घर में पकता है ना, कुक अक्सर क्या करता है एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ करता है खाने में, वो मना कर दिया जाए। ठीक है, ऑयल को बहुत कम कर दें, पानी ज़्यादा कर और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखें डाइट में। फिर चिकन आप खा सकते हैं, पर सबसे बेहतर होता है कि आप बारबेक्यू खाएं। अच्छा, और ऑयल को आप अपनी लाइफ से निकाल दें, कम कर दें। निकाल हम सकते नहीं, कम कर सकते हैं। समझे, सालन खत्म कर दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास सबसे कम एज कौन सी है जो बच्चियों की आती है, जिसको देख के आप खुद हैरान होती है कितनी छोटी एज में बच्चियों के फेशियल हेयर्स आ गए? 13 बच्चे तो बहुत छोटी, 11 साल के बच्चों को बहुत बाल होता है, पर हम कर नहीं पाते। लेजर्स अलाउड होते हैं 13 प्लस की एज में। अच्छा, ठीक है। और ये भी अगेन वही है, सेटिंग्स पर डिपेंड करता है। हाँ, वंस इन अ मंथ आपको आना ही होता है। अच्छा, कुछ खवातीन होती है जो थ्रेडिंग करवा के अपनी स्किन इतनी ख़राब कर लेती है, फिर आती है कि जी अच्छा ये तो हमने थ्रेड्स करवा के, क्योंकि मैंने ये सुना है कि थ्रेड जब आप करवाते हो उसके बाद आपका बाल थिक आता है, तो ये तो आप निशान छोड़ जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है, तो ये तो ज़्यादा मुश्किल होता होगा। हाँ, पर उनको भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, उनके लिए भी देयर इज़ नो नो कि हम लोग कहते हैं, उनको भी होप देते हैं। टाइम ज़्यादा लगता है उनके साथ, पर उनके भी यकीन माने वो जो निशान होते हैं वो भी चले जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। मैं ज़रूर आपके क्लिनिक आऊँगी आज। अच्छा जी, अभी अपने नाज़रीन को बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। which the country had achieved during 2013-18. Let me share a few facts to remind you where Pakistan stood in 2018 and what economic damage has been done to our economy since then. 2016-17 Pakistan economy was ranked 24th in the world. PricewaterhouseCoopers projected that Pakistan would join G20 by 2030. It pains me to share that we are ranked 47th global economy in the year 2022. It is something for all of us as Pakistani to reflect, ponder, deliberate, analyze, see the soul-souling, and find out where we went wrong as a country. You may recall the JETRO, the world-famous organization, before 2018 had rated Pakistan as the second choicest place for foreign direct investment.
Today, foreign investment in the country stands at a historic low due to the poor governance and economic mismanagement of the last few years. Ladies and gentlemen, in 2018, Pakistan Stock Exchange market capitalization was over $100 billion, which almost matches your national external debt. With our poor performance of the last few years, the country's stock market capitalization has dropped to $26 billion. It's a loss of over $74 billion in the last few years. It was the same stock exchange which was ranked the best in South Asia and the 5th in the world. Today, we have been downgraded from emerging to frontier market already. It's something to worry about. From 2013 to 2018, the 5 budgets they presented, the per capita income of the country increased by $379 to $1,768 per capita from $1,389. Sadly, in the next 4 years, the increase in the per capita income was only $30. Ladies and gentlemen, over the 70-year period since its inception, the country public debt stock was 25 trillion. In the last 4 years, the debt stock has increased, almost doubled to 49 trillion. Again, another serious issue that we should be pondering as to debt sustainability of Pakistan. If you take the debt to public debt and liabilities, it was 30 trillion, just under 30 trillion in 2018. It has risen to 55 trillion in year 2022. As a consequence, this country, which used to have debt servicing was less than 2 trillion per annum, in fiscal year 2016-17 has risen to over 5 trillion. This is a major, again, it's a result, combination of inflation-led policy rate hike, which was 6.5% in 2018, went before COVID almost 13.75%, and then because of COVID came down globally, so we also had to follow the suit to around 7%, and then it has gone back to almost 20%. So it's the spiral effect of what has gone wrong in this country over the last few years. I could go on and share a lot of data with you, facts, and I can challenge anybody to prove that any of the data is wrong. But instead of repeating all those, I think in the last few years we should see that, as I said, what mistakes on the economic front we have made, and we should try to correct those as soon as possible. Had agreed to a loan facility in 2019, which was extended finance facility with the IMF. Unfortunately, instead of honoring the sovereign commitments, they not only did not implement, but rather before leaving the office had reversed some of the conditionalities they had implemented earlier. Now this actually led to a serious trust deficit between development partners and Pakistan as a country. We realize that these obligations are not by any individuals or political party, but by sovereign state of Pakistan. We and my team decided that come what may, we will implement and we will discharge all the sovereign commitments which the previous government had made. One and only program which Pakistan completed in its history, even dictators era could not complete any IMF program. They used to run away. Pakistan was known as few trench country. The most effective governments which used to claim, they also ran away from 8th or 9th review in its history. The one and only program which was completed for all 12 reviews successfully was 2013-16 program. So I think we owe this to this nation, that we show seriousness, we deliver, and we
demonstrate to the world that we can honor the sovereign commitments no matter who made those. So, I and my team are absolutely committed to complete this program to the best of our ability. We have been in the process of 9th review. I think it has taken longer than it should have, in my opinion, because I have dealt with all the 12 reviews of the one and only completed program in Pakistan history. Anyway, we seem to be very close to be signing staff level agreement, hopefully, inshallah, in the next few days. Ladies and gentlemen, our economic difficulties compounded by the devastating floods of 2022, which affected 33 million people, caused physical and economic losses of around $30 billion. Despite the fiscal constraints and limitations the federal government has, the federal and provincial governments have jointly decided and have allocated $452 billion for relief and rehabilitation work of flood affectees. If need be, we together will provide more resources to support our brothers and sisters in need. You may recall that there has been a lot of work by UNDP, European Union, Asian Development Bank, World Bank, and assisted by the Planning Division. And they calculated that around $16 billion would be required for the reconstruction and rehabilitation work in the next few years. We, in the Geneva Pledge and the Geneva, the conference which was held for this purpose in January, we have already announced that half of that bill will be met by Pakistan from its own resources, which means almost $8 billion or more than 3,200 billion Pak rupees in the next few years. And we have made all the spade work, home work has been done, and luckily and alhamdulillah, we got much beyond the 50% which was envisaged to be pledged in the Geneva conference was committed and was announced. I'm sure you all would be aware of the detail which has already been made public. Ladies and gentlemen, these are challenging times, as I said, and everyone needs to make contribution to overcome these challenges. As they say, the work begins at home. So does austerity. Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif has announced an impressive austerity package recently. The salient feature, I would like to remind few of the salient features: the complete ban on purchase of all vehicles till June 2024, complete ban on purchase of all new durables till June 2024, 15% cut on annualized basis in the current expenditure non-employee related of all ministries, divisions, attached departments and autonomous bodies. Luxury vehicles deployed with cabinet members be withdrawn and have been actually mostly withdrawn already. Cabinet members to avail air travel both domestically and abroad in economy class and shall not stay in 5-star hotels. So these are the few measures which have been decided under the leadership of Prime Minister Shahbaz Sharif. In a recent cabinet meeting, they have been already acted upon and implemented. Ministry of Finance has issued all the relevant notifications, and so did the Cabinet Division. The certain austerity measures required notification from the Cabinet Division, and certain measures required notification by the Finance Division. So I happened to chair that meeting, and we decided, and those notifications are out and implemented and are actually effective as of today. Let me say that it is most unfortunate, in my opinion, that petty politics is still being played in our country's economy. The persistent spread of fake propaganda about Pakistan to default on its international financial obligations is completely ill-founded
and malafide, which harms the country's economy. People talk about chart of economy. It's nothing new in our economic history. When I presented the first budget in 2013, I also presented 3-year medium-term budgetary framework. When I presented the budget 2014, I presented the medium framework 2014-17 in 15-18. And every year, I've been appealing to all political parties in the parliament to join together and sign Chart of Economy. Let the public and the nation be witness that what would be the economic roadmap, and there will be no politics with that roadmap. Unfortunately, it all fell on deaf ears and couldn't be achieved. We are now hearing again, many people from different segments of society, including political parties, of talking Chart of Economy. Government would welcome it. I think this is something we should act apolitical, and we should do whatever best we can in the speediest manner in the interest of future economic history of Pakistan. Ladies and gentlemen, I want to draw your attention towards the fact that as principal accounting officers and heads of departments of the federal government, many of my friends, colleagues, federal secretaries sitting here, I'm addressing them. It is your prime responsibility to optimize revenue collection and observe discipline in spending public money. We are all trustees and ameen in these positions, whether you're principal accounting officer, whether you're minister or minister of state. We owe this accountability to the nation as well as to Allah subhanahu wa ta'ala. So, I believe that you all are the arms and tools through which policies of the government can be best put in real practice. I urge you all to work diligently to enhance revenues, prioritize expenditures, and improve public service delivery and productivity. During the course of today's proceedings, please share your thoughts, suggestions, proposals as to how best we can chart our way forward towards economic stability on a fast track. Ladies and gentlemen, I would like to once again extend my gratitude to our international development partners, which include obviously World Bank and the Asian Development Bank, whose nominees are here to represent their institutions. Their support has been instrumental in infrastructure and social sector development in this country and in bringing about necessary economic and structural reforms in Pakistan. I have been dealing with, for example, the Law Authority conversion to an autonomous body as Security Exchange Corporation of Pakistan. I dealt with them in 90s when I remember 1st of January 1999, from an extended arm of Ministry of Finance, it became an autonomous body in the country. So many structural reforms I can cite here which have been done with the support and program support of these institutions. So, we as country, we owe great thanks and we acknowledge their contribution in this domain. They have always been doing the hand-holding at the time of calamities and disasters. The latest example being last year floods. They came swiftly forward, and I think we all appreciate their contribution and their hand-holding, which they did very timely. They are our time-tested development partners, as I said, and I would especially like to mention that they provided the government the fiscal space to deal with the COVID pandemic as well. So, envisaging the upcoming budgets to be responsive to gender needs, and I'm sure I see a good representation here, we would be gender needs and climate sensitive, and we'll make sure that needful is being done so that both genders are properly taken care of in this process. We will ensure
that such measures are both effective and inclusive. Ladies and gentlemen, under the able guidance and leadership of Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif and with the support of our coalition partners, we are striving hard to revive the economy. Frankly speaking, before I took over the office from a distance, I didn't know how deep quagmire we as a country are in. Alhamdulillah, I have dealt with 98, 99, the worst economic sanctions on Pakistan, post-detonation. I have dealt with 2013-14 era, when, without knowing which political party will win the elections, it was predicted February 2013 that no matter which political party will win the election, they will have to declare default within 6 to 7 months. Why? Because Pakistan had already been declared macroeconomic unstable country. No surprise. Everybody knows your liabilities. Everybody knew that you have about $6 billion in State Bank. Everybody knew you have to pay 4.6 billion liabilities in the next 6 to 7 months. So it doesn't require rocket science to calculate what will be the melting point. So precisely when we came, State Bank at $6 billion, we won the elections as PMLN. We took the responsibility. But alhamdulillah, we worked hard. We didn't lost nations 1 year to get into IMF program. We took days and months. The cabinet oath was 7th of June. We presented the budget on 12th of June 2013. We signed the IMF agreement on 4th of July 2013. Then you have to move fast. So those two eras I have seen, and I'm sure that God willing, this difficult time will pass. The team, economic team, is doing their best. I'm trying to assist, to the best of my ability and knowledge of economy and the past experience. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार सेमिनार से खिताब करते इस्लामाबाद में, जो बराह रास्त आपने मुलाहिज़ा फरमाया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।